हाय एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूरोप वाइल्ड फायर्स, क्लाइमेट विप्लैश एंड पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स के बारे में। ये जो हमारा टॉपिक है ये आएगा GS 1 में, पेपर 1 में। आप इसे जियोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हो और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हो। अब वाई न्यूज़ सीवियर वाइल्ड फायर्स अफेक्टेड पार्ट ऑफ ग्रीस, स्पेन, फ्रांस, पोर्तुगल एंड इटली with large areas of forest destroyed and major evacuations floated। देखिए, इसके लिए हमें डिटेल से समझना होगा कि सबसे पहले हमें समझना होगा कि यूरोप में वाइल्ड फायर्स क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर हम यूरोप को ट्रेडिशनली देखें तो मेडिटेरेनियन रीजन जैसे ग्रीस, स्पेन, पोर्तुगल, सॉउथर्न फ्रांस और इटली में समर के टाइम टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन प्रॉब्लम तब बढ़ जाती है जब एक साथ कई कंडीशंस आ जाती हैं, जैसे हाई टेम्परेचर, प्रोलॉन्ग ड्रॉट या फिर ड्राई वेजिटेशन या स्ट्रॉन्ग विंड्स। ये सब जब साथ आ जाते हैं दैट लीड टू सीवियर वाइल्ड फायर। यानी सिर्फ टेम्परेचर हाई होने से ही मैसिव वाइल्ड फायर नहीं होती, उसके लिए फ्यूल भी चाहिए। अब फ्यूल क्या है? फ्यूल क्या है? फॉरेस्ट में जो ड्राई लीव्स, डेड ब्रांचेस, ड्राई ग्रास, श्रब्स, फॉलन ट्रीज, ये एक टाइप का फ्यूल है। ये सब वाइल्ड फायर के लिए फ्यूल का काम करते हैं। अगर ये वेजिटेशन बहुत ड्राई हो गई तो एक छोटी सी इग्निशन भी रैपिडली राज फायर में कन्वर्ट हो सकती है। अब आता है कंसेप्ट क्लाइमेट विप्लैश का। अ, अगर हम इसे सिंपल लैंग्वेज में समझे तो सबसे पहले इसको रीड करता हूँ। क्लाइमेट विप्लैश रेफर्स टू अ रैपिड शिफ्ट बिटवीन अपोजिट एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। अब मैं इसको आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। जब वेदर कंडीशन बहुत शॉर्ट पीरियड में एक एक्सट्रीम से अपोजिट एक्सट्रीम की तरफ रैपिडली शिफ्ट करें, उसे क्लाइमेट विप्लैश कहा जाता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। नॉर्मली जैसे हम सोचते हैं कि कंडीशन वाइल्ड फायर के लिए क्या रहेगी, ड्राई टू ड्राई टू ड्राई। लेकिन क्लाइमेट विप्लैश में सिचुएशन कुछ ऐसी हो सकती है, जैसे अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझे तो, जैसे स्टेप फर्स्ट की बात करें तो पहले अनयूजुअली वेट कंडीशंस आएंगी। सपोज किसी रीजन में नॉर्मल से ज़्यादा रेनफॉल हो गई, इससे साइल में मॉइस्चर बढ़ेगा और वेजिटेशन रैपिडली ग्रो करेगी। रेनफॉल ज़्यादा होगी तो ग्रास श्रब्स इंक्रीज करेंगे, इसलिए ये पॉजिटिव लगता है। लेकिन कुछ टाइम के बाद एक स्ट्रॉन्ग हीट वेव आ गई, टेम्परेचर बहुत इंक्रीज हुआ और रेनफॉल ऑलमोस्ट डिसअपीयर हो गई। रेनफॉल जब कम हुई तो इसका रिजल्ट हुआ कि जो वेजिटेशन पहले बारिश की वजह से बहुत ग्रो हुई थी वो अब ड्राइड होने लगती है। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ क्लाइमेट विप्लैश। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पैराडॉक्स को हमें समझना पड़ेगा। नॉर्मली हम बोलेंगे ज़्यादा रेनफॉल से वाइल्ड फायर कम होनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में ये हाँ हो सकता है, लेकिन अगर हैवी रेनफॉल से वेजिटेशन बहुत रैपिडली ग्रो हो गई और उसकी इमीडिएटली बाद सीवियर ड्राफ्ट हीट वेव आ गई, तो वही एक्स्ट्रा वेजिटेशन फ्यूचर वाइल्ड फायर के लिए एक्स्ट्रा फ्यूल बन सकती है। इसको सिंपल चेन में देखें तो, जैसे पहले हैवी रेनफॉल जैसी कंडीशन आई, उसके क्या हुआ कि वेजिटेशन की ग्रोथ इंक्रीज हुई। उसके बाद क्या हुआ कि सडन हीट वेव्स आई, ड्रॉट जैसी कंडीशन बनी। इससे क्या हुआ, वेजिटेशन ड्राई हो गई। इससे क्या हुआ कि फ्यूल जो है इंक्रीज हो गया। वाइल्ड फायर को एक्सेसरेट करने के लिए ड्राई बायोमास या फ्यूल इंक्रीज हो गया। इसके कारण सीवियर वाइल्ड फायर हमें देखने को मिली। यही क्लाइमेट विप्लैश को वाइल्ड फायर के कॉन्टेक्स्ट में समझने का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो क्लाइमेट विप्लैश का नाम विप्लैश क्यों है? अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो कार एक्सीडेंट में अगर किसी पर्सन का हेड रैपिडली फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाए तो उसे विप्लैश इंजरी कहते हैं। सिमिलरली क्लाइमेट वेदर में भी वेट के बाद एक्सट्रीम ड्राई कंडीशंस या ड्राफ्ट के बाद हैवी रेनफॉल हो जाए, जैसे रैपिड स्विंग्स को मेटाफोरिकली क्लाइमेट विप्लैश कहा जाता है। यानी
प्रॉब्लम सिर्फ एक एक्सट्रीम इवेंट नहीं है, प्रॉब्लम है एक्सट्रीम कंडीशंस का रैपिड स्विच होना। अब वाइड फाइट से कनेक्ट करो पायरोक्यूमुलोनिम्बस फ्लोट्स को। अब हम टॉपिक के सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पर हैं, पायरोक्यूमुलोनिम्बस फ्लोट्स। अगर इसके हम नाम को ब्रेक करें तो पायरो का मतलब होता है फायर, और क्यूमुलोनिम्बस का मतलब होता है थंडर स्टॉर्म क्लाउड। तो पायरोक्यूमुलोनिम्बस एक फायर जनरेटेड थंडरस्टॉर्म है। ये ऑर्डिनरी क्लाउड नहीं होता। ये तब डेवलप हो सकता है जब वाइल्ड फायर एक्सट्रीमली इंटेंस हो। पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड कैसे बनते हैं, इसको स्टेप बाय स्टेप समझो। स्टेप फर्स्ट में क्या होता है कि हमें एक्सट्रीमली इंटेंस वाइल्ड फायर देखने को मिलेगी। फायर बहुत पावरफुल है, फायर के ऊपर एयर एक्सट्रीमली हॉट हो जाती है। और स्टेप टू में हमें देखने को मिलेगा हॉट एयर जो है रैपिडली ऊपर जाती है। एक फिजिक्स का कंसेप्ट है कि जो हॉट एयर होती है वो लेस डेंस होती है और वो ज़्यादा राइज करती है। तो वाइल्ड फायर के ऊपर एक्सट्रीमली हॉट एयर रैपिडली एटमॉस्फेयर में ऊपर जाने लगती है। इसके साथ स्मोक, ऐश, वाटर वेपर, कंबशन प्रोडक्ट्स भी ऊपर ट्रांसपोर्ट होते हैं। और स्टेप थ्री की बात करें हम तो कन्वेक्शन डेवलप होती है। हॉट एयर का अपवर्ड मूवमेंट स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शन कन्वेक्शन क्रिएट करता है। अगर फायर सफिशेंटली इंटेंस हो तो ये कन्वेक्शन बहुत पावरफुल हो सकती है। और फिर स्टेप फोर में हमें देखने को मिलता है क्लाउड फॉर्मेशन। एटमॉस्फेयर के ऊपर लेवल्स पर टेम्परेचर कंपैरेटिवली लो होता है, राइजिंग मॉइस्ट एयर कूल होती है, मॉइस्चर कंडेंस होता है और एक ह्यूज क्लाउड सिस्टम डेवलप हो सकता है। यहाँ क्यूमुलोनिम्बस टाइप क्लाउड डेवलप हो सकते हैं। सो पायरो क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के लिए कंडीशन क्या रहेगी? हॉट एयर प्लस स्मोक प्लस मॉइस्चर। अब पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स डेंजरस क्यों है? पायरो सी, अगर हम इसकी शॉर्ट टर्म बात करें, पायरोक्यूमुलोनिम्बस को सिर्फ वाइल्ड फायर का रिजल्ट नहीं है, ये वाइल्ड फायर को और इंटेंसीफाई भी कर सकता है। यानी नॉर्मल जो वाइल्ड फायर होगी वो फायर से स्मोक जनरेट होगी, लेकिन इंटेंस वाइल्ड फायर जब होगी, फायर से हमें पायरोक्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स देखने को मिलेंगे, जो फर्दर लाइटनिंग प्लस स्ट्रॉन्ग विंड्स प्लस अनस्टेबल कंडीशन क्रिएट कर सकते हैं, जिससे फायर स्प्रेड और इंटेंसिफाई हो सकती है। इसलिए पायरोक्यूमुलोनिम्बस को फायर वेदर फीडबैक मैकेनिज्म के रूप में भी समझना में यूजफुल है। तो यूरोप के मेडिटेरियन रीजन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि मेडिटेरियन क्लाइमेट का बेसिक पैटर्न याद रखो, समर में हॉट प्लस रिलेटिवली ड्राई होता है और विंटर में रिलेटिवली वेटर होता है। इससे समर में ऑलरेडी वाइल्ड फायर रिस्क नेचुरली हाई होता है। अगर इसके ऊपर क्लाइमेट चेंज, प्रोलॉन्ग्ड हीट वेव्स, ड्रॉप, ड्राई वेजिटेशन या स्ट्रॉन्ग विंड्स जैसी कंडीशन रहेंगी तो ऐड हो जाएंगी, तो फायर रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकता है। सो मेरा क्वेश्चन अब आपसे ये है कि क्या क्लाइमेट चेंज डायरेक्टली वाइल्ड फायर क्रिएट करता है? क्लाइमेट चेंज हर वाइल्ड फायर का डायरेक्ट कॉज नहीं है। वाइल्ड फायर के कॉजेज मल्टीपल हो सकते हैं। अगर हम नेचुरल फैक्टर्स की बात करें, इसमें लाइटनिंग आएगा, एक्सट्रीम हीट आएगी, ड्राई कंडीशंस आएगी। और अगर ह्यूमन फैक्टर्स की बात करें में, उसमें आएगा एग्रीकल्चर बर्निंग, नेग्लिजेंस, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, लैंड यूज चेंज। लेकिन क्लाइमेट चेंज बैकग्राउंड कंडीशंस को मोर फायर कंडीसिव बना सकता है, स्पेशली थ्रू हाई टेम्परेचर, ड्राइंग हीट वेव्स प्लस अल्टर्ड रेनफॉल पैटर्न्स। तो इंडिया के लिए इसका क्या रेलिवेंस है? व्हाट अबाउट इंडिया? तो इंडिया के लिए इसका रेलिवेंस क्या है? इंडिया में भी फॉरेस्ट फायर इम्पोर्टेंट इशू है, स्पेशली हिमालयन रीजन्स, सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, मध्य प्रदेश और भी कई कई जगह हमें वाइल्ड फायर्स देखने को मिलती हैं। इंडिया में फॉरेस्ट फायर की कॉजेज में ह्यूमन एक्टिविटीज़ का सिग्निफिकेंट रोल है। क्लाइमेट वेरिएबिलिटी भी फायर रिस्क को इंक्रीज कर सकती है।